दास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीलाएं अपरंपार हैं। कितनी लीलाएं कब किसके साथ कर जाते हैं ये कोई नहीं जानता। वो अपनी सेवा किससे करवाना चाहते हैं वो खुद सोच लेते हैं। तो दोस्तों, आज की ही लीला कथा कुछ ऐसी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो मुझे भेजी है मुरादाबाद से निर्मला जी ने। निर्मला कहती हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा लड्डू गोपाल जी के प्रति प्रेम भाव, स्नेह और चमत्कार आज तक कभी नहीं देखा। मुझे पता ही नहीं था कि लड्डू गोपाल जी चमत्कार भी करते हैं। तो दोस्तों, चलिए लड्डू गोपाल जी की ये सुंदर लीला कथा शुरू करते हैं। इसे आप पूरा ज़रूर सुनिएगा, ये दिल को आपके ज़रूर छू जाएगी सत्य घटना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लोगों से भी शेयर कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हमारे मन में बसते हैं, हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का, मरण का भी एक हिस्सा हैं। तो ऐसी एक भक्त हैं दोस्तों, जिनका नाम है राजकली। राजकली जी लड्डू गोपाल जी की एक बहुत बड़ी भक्त हैं। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती हैं, बहुत ही सेवा पूजा करती हैं। और वो उनके बिना आप कह लीजिए कि एक जैसे होता है कि आप साँस भी नहीं ले सकते, तो बस बिल्कुल उनके साथ वैसा ही था। वो अपने लड्डू गोपाल जी के बिना एक साँस भी नहीं भरती, वो साँसों में ही उनका नाम जपती हैं। इतनी बड़ी भक्त हैं राजकली जी। राजकली जी की उम्र है 60 वर्ष, वो इस टाइम पर वो 60 वर्ष की हैं। और तो दोस्तों, चलिए ये कहानी को हम थोड़ा आगे से शुरू करते हैं, क्योंकि जब ये पहले की घटना है उनके ही जीवन की। तो राजकली जी जब बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती थीं, बहुत सेवा करती थीं, उनका ही नाम हमेशा सिमरन करती थीं। उनके घर परिवार वाले इन सब चीज़ों का विरोध करते थे हमेशा कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा तुम क्यों करती हो? लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मन में कान्हा बस जाते हैं तो फिर किसी का कुछ सुनाई नहीं देता। जब उनकी धुन चलती रहती है कानों में, तो कोई और क्या कह रहा है ये हमें समझ ही नहीं आता। तो बस वैसा ही उनके साथ था। राजकली जी के साथ ही मतलब उनके साथ जो भी था, उनके घर वाले उनको बहुत डाँटते थे। पढ़ाई वग़ैरह करने के लिए कहते थे, लेकिन पहले वो पाठशाला वग़ैरह जाया करती थी, तो वो नहीं जाती थी। वो जहाँ भी जाती थी अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर के जाती थी। हमेशा जाती थी। तो जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि हम तो लड्डू गोपाल जी को ला कर के पछता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से ये लड़की लेकर के हमेशा लड्डू गोपाल जी को ही टहलती घूमती रहती है। लेकिन फिर अंत में जो घर वाले थे वो थक हार के लड्डू गोपाल जी को, मतलब उनकी सेवा करने की सहमति राजकली जी को दे देते हैं। राजकली जी ने सिर्फ़ 8वीं पास की थी, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उस टाइम पर 8वीं पास करना भी बहुत बड़ा समझा जाता था। तो वो उस टाइम पर उन्होंने 8वीं पास करी, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। छोड़ने के बाद उन्होंने जो है एक नर्सरी स्कूल था, उसमें वो पढ़ाने लगीं, क्योंकि घर वाले जो थे, वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी की मतलब चीज़ों के लिए घर वाले खर्च नहीं देते थे, क्योंकि वो मान तो गए थे उनकी सेवा के लिए, लेकिन वो कहते थे कि मैं इन्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हें जो करना है वो करो। तो नर्सरी स्कूल में ना एक टीचर के पद पे, जैसे स्कूल छोड़ दिया उन्होंने तो वो पढ़ाने लगी थीं। पढ़ाते वक़्त वो पढ़ाते-पढ़ाते धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं। बच्चे भी बड़े, मतलब बच्चे भी 5-6 साल के होते हैं, तब भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा निरंतर करती रहती हैं। कोई भी रोक-टोक करने वाला नहीं था। हस्बैंड जो थे वो भी बहुत अच्छे मिल गए थे, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा में उनका खुद हाथ बटाया करते थे। तो ये सिर्फ़ सोच कर के राजकली जी जो थी वो बहुत खुश थीं कि चलो मायका अच्छा नहीं था लड्डू गोपाल जी के प्रति, लेकिन ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। यही सोच कर के उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से कट रहा था। एक दिन अचानक से उनके जो हस्बैंड थे वो ट्रक, सरकारी जो बस होती है ना वो चलाया करते थे, तो एक ट्रक की टक्कर की वजह से उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने बताया कि शादी के 14 साल के बाद उनके जो हस्बैंड थे वो इस दुनिया से जा चुके थे।
नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था। तो अब वो इस बीच बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी, उनका कोई भी नहीं था। बच्चे जो थोड़े बहुत बड़े हो ही रहे थे, तो वो धीरे-धीरे करके घरवालों की हेल्प की वजह से, क्योंकि शादी होने के बाद परिवार ससुराल वाले जब वो नहीं थे, तो ससुराल वालों ने हिस्सा जो होता है उनका, वो खुद का घर और हिस्सा जो भी था उनका जायदाद वग़ैरह, वो बाँट कर उनको अलग कर दिया। क्योंकि परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, सास-ससुर थे जो वक़्त के साथ वो भी चले गए, जो राजकली जी थीं, उन्होंने फिर अपने बच्चों को पालना शुरू किया, क्योंकि वो पढ़ाई-लिखाई तो उस मतलब उस ज़माने में जब उन्होंने की थी, तो उस हिसाब से नहीं की थी कि वो आगे चल के नौकरी कर सकें। इसी वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ कर के उन्होंने सिलाई वो बहुत अच्छा कर लेती थी, तो वो सिलाई का काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो सिलाई कर के उन्होंने अपने बच्चों को पाला, पाल कर बड़ा किया। बड़ा करने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को कुछ लायक बनाया। उनके 2 बेटे थे और दोनों को उन्होंने लायक बनाया, बेटियाँ उनकी एक भी नहीं थीं। और उन्होंने जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने फिर अपने बच्चे की शादी करी, अपने बड़े बेटे की शादी करी, फिर छोटे बेटे की शादी करी। दोनों बच्चों की शादी करी और बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी कि चलो हमारे घर में 2 बहुएँ आ गई हैं। मेरी भी अब उम्र हो चुकी है, तो मैं मेरे साथ-साथ मेरी सेवा के साथ-साथ हमारी जो बहू है वो लड्डू गोपाल जी की भी सेवा खूब मन से करेंगी। यही सपना उनके दिमाग में चल रहा था, उन्होंने देखा था कि बहू आएँगी तो करेंगी, बहुएँ आ जाती हैं। बहुएँ सेवा करने के लिए, एक जो बड़ी वाली बहू थी वो थोड़ी-सी पूजा-पाठ में रहती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं करती थी। तो जब बड़ी बहू थी तो उन्होंने बताया राजकली जी ने कि बेटा ये लड्डू गोपाल जी हैं, मैंने इनकी सेवा आज से नहीं, मैं इनकी सेवा बचपन से कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाद इनकी सेवा तुम करो। शुरू-शुरू में बहुएँ आई थीं तो अपना होता नहीं है कि सास जो बोलती है वो करना ही पड़ता है। तो बस अपना शुरू-शुरू में ये दिखाने के लिए उन्होंने बोला, हाँ माँ जी हम ज़रूर करेंगे, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे जब दोनों बहुएँ आ चुकी थीं, तो वो बड़ी वाली जो छोटी को कहती कि तुम जाकर सेवा कर दो, और छोटी वाली बड़ी वाली को कहती कि आपको मम्मी ने दिया है तो आप जाकर के सेवा कर दो, मैं नहीं करूँगी सेवा। इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी दिन हो पाती, किसी दिन नहीं हो पाती, ये चीज़ राजकली जी को नहीं पता थी। वो तो अब निश्चिंत हो गई थी, बस वो अपने मन में ही भगवान का नाम जप करती थी और खुश हो जाती थी कि हमारी बहुएँ हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं। क्योंकि अब उनका उतना मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनके अंदर अब उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो सेवा कर सकें जा कर के। तो इसी तरह से उनको ये चीज़ नहीं पता थी। वो कहती हैं कि निर्मला जी कहती हैं कि एक दिन की बात है, राजकली जी सो रही थीं, तो उन्हें सपने में एक ऐसा उनको महसूस हुआ कि एक छोटा-सा बच्चा आया है और वो कहता है उनसे कि मैया मैं 3 दिन से भूखा हूँ, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया। सब लोग मुझे खाना खिला देते हैं, लेकिन कोई मुझे पानी नहीं पिलाता, और कभी-कभी मुझे पानी भी पिलाते हैं तो कोई मेरा मुँह नहीं पोंछता। तुम अपने आँचल से मेरा मुँह पोंछ दो ना। ये कहती हैं वो, मतलब उनको वो बच्चा आकर के उनको सपने में ये बात बोलता है। और ये बात सुन कर के उनकी आँखें खुल जाती हैं, और खुल जाती हैं तो उनकी आँखों में आँसू भरे थे। वो समझ जाती हैं कि ऐसे बहुत सारे संकेत मेरे कन्हैया ने मुझे बहुत पहले दिए थे। जब मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले जब मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा करते थे, आज मुझे ऐसा संकेत क्यों मेरे लड्डू गोपाल जी क्या कष्ट में हैं। वो मतलब शाम 2 बजे का टाइम था, उठती हैं, वो अपने कन्हैया के पास जाती हैं, उनको उठाती हैं, उनको पानी पिलाती हैं और उनका मुँह पोंछती हैं। पोंछने के बाद वो कहती हैं, मुझे लाला माफ़ कर दो, मैंने तुमको इन लोगों के भरोसे छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सेवा नहीं करेंगी। अब से मैं तुम्हारी सेवा फिर वैसे पहले के जैसे ही करूँगी, जैसे मैं पहले किया करती थी। बस फ़र्क इतना रहेगा कान्हा कि मैं तुम्हें तरह-तरह के अब भोग नहीं ला लगा पाऊँगी, क्योंकि मेरे इन हाथों में ना, अब हड्डियों में ना वो ताकत नहीं बची है कि मैं तुम्हें भोग लगा सकूँ। बहुएँ इस तरह की आई हैं कि वो एक-दूसरे से ही कॉम्पिटिशन में रहती हैं कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। बेटे भी उसी तरह हैं, उन्हीं के कहे में रहते हैं। तो मैं तुम्हें अब जैसे मैं रहती हूँ कान्हा, मैं वैसे ही तुम्हें रखूँगी। ये कह कर के वो अपने कन्हैया को लिपट कर के खूब रोने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों सुबह होती है, वो कहती हैं कि अब हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा तुम लोग मत करो, हम कर लेंगे। ये सुन कर के बहुएँ खुश हो जाती हैं, बहुएँ कहती हैं ठीक है माँ जी, आपके लड्डू गोपाल जी, आप बिल्कुल सेवा करिए। तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगती हैं। उसके बाद कुछ वक़्त बीतता है, 1 से 2 साल बीत जाते हैं। 1 से 2 साल बीतने के बाद बहुओं में लड़ाई झगड़ा कलेश होने लगता है कि हमें नहीं रहना इस घर में, हम अपने हस्बैंड के साथ हमें बाहर जाना है। बेटे भी उनके बाहर रहते थे, क्योंकि उन्होंने भी उनको पढ़ा लिखा करके एक जॉब लग गई थी, तो बच्चे सारे
मुरादाबाद में ही रहा करते थे, तो ये लोग अपने गाँव में रहा करते थे। उनके गाँव का नाम है दोस्तों तितरी। तो वो कहती हैं कि वो लोग तितरी गाँव में रहती थीं और वो उनके जो हस्बैंड थे वो मुरादाबाद में रहते थे, उनके दोनों बेटे। तो ये दोनों जो बहुएँ थीं उन्होंने बोला कि माँ जी हमको भी अपने मतलब उनके पास जाना है, हम यहाँ पर कब तक आपकी सेवा करते रहेंगे? तो माँ जी ने भी कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम वहाँ चलना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, क्योंकि यहाँ मेरा है कौन? मुझे कम से कम कोई 2 रोटी बनाकर तो देने वाली हो ना तुम लोग। अब उनकी बहुओं का मन तो नहीं था ले जाने का, लेकिन वो भी मजबूर थीं कि उनके भी आगे-पीछे कोई नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है माँ जी आप भी चलिए। उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, मतलब अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि हम लोग आ रहे हैं। बेटे ने भी कहा कि चलो ठीक है आ जाओ। तो वो मुरादाबाद वो लोग पहुँचती हैं, तो जो राजकली जी थी वो और उनकी दोनों बहुएँ सब लोग रहने लगती हैं, लेकिन हमेशा घर में कलह-कलेश होता था, घूमने-फिरने जाना। और ये जो बहुएँ थीं ये हमेशा नॉन-वेज वग़ैरह खाती थीं, तो वो घर में भी ला कर के खाना शुरू हो गया। ये सब चीज़ देख कर के जो राजकली जी थी वो अपने बेटों से कहती हैं कि मैंने तुम्हें ये शिक्षा तो नहीं दी थी बेटा, मैं सिलाई कर के मैंने तुम्हारा पेट पाला, मैंने तुम्हें बड़ा किया, पिता के ना होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें पाला। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था कि तुम अपने बहुओं के साथ ये सब करो, मेरी सेवा ना करें वो। चलो मेरी छोड़ो, मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा तक नहीं करती। बेटे भी उसी तरीके के थे। उन्होंने भी कह दिया कि जाने दो माँ जी। वो कहते थे जाने दो माँ, कोई बात नहीं, नहीं करती तो हम क्या कर सकते हैं? हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे उनके साथ ये चली जाएँगी मायके और आएँगी ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये बात सुन कर के जो राजकली जी थी वो भी चुप हो जाती कि बसा-बसाया घर बच्चों का कहीं ख़राब ना हो जाए मेरी वज़ह से। इसलिए वो अपने लड्डू गोपाल जी को चुपचाप लेकर के बैठी रहती। कई-कई दिन तो वो खुद भोजन नहीं करती थी, तो लड्डू गोपाल जी को भी वो नहीं खिलाया करती थी। सिर्फ़ पानी पिलाकर उनको भी रखती थी और खुद भी पीती थी। और हमेशा बस भगवान का नाम लेती थी, कहती थी बस कन्हैया, बस तुम मुझे अपने पास बुला लो, बस यही हमेशा वो कहा करती थी। उसके बाद मतलब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो हैरान हो जाती हैं एक दिन। घर में नॉनवेज तो पहले सिर्फ़ आया करता था, अब नॉनवेज बनता भी था, क्योंकि बहुएँ दोनों बनाती थीं और खाती भी थीं और घर में बनता नहीं उन वो नहीं खाती-पीती थी, घर में वो 2-2 दिन तक खाना नहीं खाती थी। उनकी एक मौसी की लड़की रहा करती थी राजकली जी की, जो भी वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। तो उन्होंने उनको एक बार फ़ोन करा, उनको बुलाया कि आप हमारे यहाँ हमारे पास आ जाओ कुछ दिन रहने के लिए। तो वो भी यहाँ से ऊब चुकी थी, उन्होंने कहा ठीक है हमको बेटा हमारे बहन के यहाँ भेज दो, हम वहाँ जाएँगे। तो जो राजकली जी थी वो चली जाती हैं। वो जाती हैं अपने बहन के घर रहती हैं वहाँ पर, कुछ दिन के लिए रहती हैं। सारा अपनी तकलीफ़ें मतलब वो नहीं बताती हैं, लेकिन फिर भी उनके तकलीफ़, उनके आँसुओं से जान जाते हैं कि बेटे-बहू से ये खुश नहीं हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है? उन्होंने बताया कि यही बात है कि बेटा-बहू हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हमने तो सोचा था कि हमारी बहू बहुत संस्कारी होगी, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाली होगी, लेकिन वो तो मीट-मांस बनाती है घर में। वो तो लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछती तक नहीं है, उन्हें भोग तक नहीं लगाती। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे पास ही रह लो। इसी तरह करते-करते दोस्तों वो 6 महीने के लिए उनके पास रह जाती हैं। बच्चों ने भी उधर उनकी कोई खबर नहीं ली थी कि हमारी माँ 6 महीनों से कहाँ पर रह रही हैं। उन्होंने भी उनसे कोई भी बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं किया, कोई पूछा नहीं। और फिर 6 महीने के बाद फिर जो थी उनकी भी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होने लगी। उनसे भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने बेटे-बहू के पास चली जाती हूँ, अब तुझसे भी तो काम नहीं होता ना ज़्यादा। तो उन्होंने फिर कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद वो आती हैं। बेटे को बुलाती हैं, बेटा लेने नहीं आता है। बेटा ये कह देता है कि माँ अगर आपको यहाँ आना है, तो आप जैसे हमारे घर में चल रहा है, आप वैसे ही चलने देंगी। आप किसी चीज़ के लिए कहेंगी नहीं, डाँटेंगी नहीं हमें। और लड्डू गोपाल जी की सेवा आप ऐसा करिए, आप ना मौसी के घर ही छोड़ दीजिए लड्डू गोपाल जी को, मत लेकर आइए यहाँ पर, आपको कष्ट होता है तो। तो उनकी राजकली जी ने कहा कि बेटा तुम मतलब मांस नहीं खाना छोड़ोगे, लेकिन मैं जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करना छोड़ दूँ। लेकिन उन्होंने ये बात उनकी अनसुनी कर दी और उन्होंने बोला कि माँ मैं जो कह रहा हूँ, आप वही करिए, आपकी वजह से ही हम लोग कितने कलह में जी रहे थे, कितने दुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन आज कुछ समय के बाद जब से आप यहाँ पर नहीं हैं, तब से हमारा जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से कट रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी थी, लेकिन मुझे वो कहती हैं कि राजकली जी कि मैं बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को सुन कर के बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गई थी। अब उनसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे रहें और ये वहाँ यहाँ से छोड़ कर के वो वहाँ कैसे जाएँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस घर में मीट, मांस, मदिरा इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि अब उस घर में रहना भी दुश्वार था। उनको समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ जाएँ, क्या करें?
एक फिर वो मुरादाबाद वाली ट्रेन पर बैठती हैं और अपने उनके बेटे ने उनको बुलाया हुआ था, तो वो वहाँ पर बैठती हैं, बैठने के बाद वो वहाँ से निकल जाती हैं मुरादाबाद के लिए। जब वहाँ पे मुरादाबाद के लिए वो निकलती हैं, तो काफ़ी देर के लिए वो वहीं पर बैठी हुई थी ट्रेन में और ट्रेन में बैठे-बैठे ही उनकी आँख लग जाती है। आँख लग जाती है जब उनकी आँख खुलती है, तो वो देखती हैं कि बस कुछ ही घंटों में मुरादाबाद आने वाला है। वो कन्हैया जी को वहीं पर बैठा देती हैं और कहती हैं, "कान्हा, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।" इतना कहती हैं, उसके बाद बस इतना ही उन्होंने बोला था दोस्तों। उसके बाद राजकली जी खूब फूट-फूट कर रोने लगती हैं। रोते हुए उनको जो वहाँ पर अगल-बगल के लोग थे वो कहते हैं, "क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? और आपके पास ये लड्डू गोपाल जी हैं?" फिर वो कुछ भी नहीं उनसे कहती, वो कहती हैं, "कोई बात नहीं बेटा, बस हमें किसी की याद आ गई थी इसलिए हमारी आँखों में आँसू आ गया।" फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं बताते। उसके बाद वो मुरादाबाद आ जाता है दोस्तों। वो ट्रेन से नीचे उतर जाती हैं और वो पहुँच जाती हैं अपने बेटे के घर। बेटे के घर पहुँचती हैं। बेटा माँ को सामने देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो कहता है, "अच्छा किया माँ जी जो आप आ गईं और आपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लाया, ये आपने सबसे अच्छा काम किया।" ये सुन कर के उनकी बहुएँ भी कहती हैं, "हाँ माँ जी, अब आप ही बताइए, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, आपसे चलते भी नहीं बनता। आप हमसे ही हमेशा कहती हैं, बेटा ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, हम भी थक गए हैं। अच्छा किया आपने लड्डू गोपाल जी को मौसी के घर ही छोड़ दिया।" उसके बाद राजकली जी बैठ कर के वहीं पर अपने कमरे में जा कर के खूब रोती हैं, खूब रोती हैं। रोते हुए उनकी मतलब उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ जाती है तो बेटे-बहू जो थे वो ध्यान नहीं देते। राजकली जी खुद से अपनी मतलब हिम्मत लगा कर के उठती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं, खुद के लिए दवाई लेती हैं। दवाई लेते हुए वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही बैठ कर के वो खूब रोने लगती हैं। रोते हुए वो लड्डू गोपाल जी को चिल्ला-चिल्ला कर के बुला रही थी कि मेरे माधव कहाँ चले गए तुम? मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया ट्रेन में जानबूझ कर के? मैंने तुम्हें जानबूझ कर के छोड़ा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे मिल जाओ। इतना कह कर के वो खूब रोने लगती हैं। उसके बाद जो वहाँ पर डॉक्टर्स मतलब जो हॉस्पिटल के बाहर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप माँ जी कहाँ की हैं? लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर किसी तरह से पता चलता है कि इनके घर के उन्होंने फ़ोन किया, उनके बेटे गए उनको लेकर आए। बेटे आने के बाद उन्होंने माँ को बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाया। अब बस आप ये कह लीजिए कि उन्होंने हाथ नहीं उठाया, बाकी उन्होंने सब कुछ उनको कह डाला कि एक लड्डू गोपाल जी के लिए आप वहाँ पर जाकर के हमारी इज़्ज़त को ख़राब कर रही थीं। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही तो उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, वो बहुत रोने लगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर क्यों आई? मुझे यहाँ पर नहीं रहना। उनके बेटे ने कहा नहीं रहना तो घर छोड़कर चली जाइए, यहाँ पर क्यों रह रही हैं आप? उसके बाद माँ घर छोड़ कर के निकल जाती हैं वो, उसके बाद वो दर-दर भटकती हैं दोस्तों, दर-दर भटकती हैं, दर-दर जा कर के अपने स्टेशन पर जाती हैं, बस अड्डे पर जाती हैं, वो कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी को किसी ने देखा है क्या? मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने छोड़ दिया, वो मुझसे छूट गए, अब मैं क्या करूँ? इस तरह की वो बातें कहती हैं और बहुत रोती हैं, कुछ लोग तो उनको पागल समझने लगे थे। कुछ लोगों से जा-जा कर वो हिला-हिला कर पूछती थी उनके हाथों को ऐसे झकझोर करके हिलाती हैं, उनके सर को कहती हैं कि बेटा तुमने मेरे लड्डू गोपाल जी को देखा क्या? मुझे वो नहीं मिल रहे हैं। मैंने इसे स्टेशन पर छोड़ दिया था। स्टेशन मास्टर से पूछती हैं, स्टेशन मास्टर कहता है कि माँ जी, आप पागल हो चुकी हैं क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हर रोज़ यहाँ पर आती हैं, लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी आपको नहीं मिलते। आपने कहाँ छोड़ दिया था लड्डू गोपाल जी को? तो वो स्टेशन मास्टर भी उनको कुछ खाने के लिए दे देता था, वो कुछ खा लेती थी और सारा दिन, सारी रात उसे स्टेशन पर बैठ कर के सोचा करती थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी किसी दिन तो मुझे मिल जाएँ। उसके बाद दोस्तों वो नहीं मिलती, उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बस वो देख कर के हँसती हैं और वो कहती हैं, "देखो मेरा लाला वहाँ पर बैठा हुआ है, देखो मेरा लाला वहाँ पर बैठा हुआ है।" इस तरह की बातें वो सबसे कहने लगती थी। जो लोग थे वो कहते थे कि इनको हमें मेंटल असाइलम ले जाना चाहिए क्योंकि इनकी दिमागी हालत ख़राब है। लेकिन फिर कुछ पल के लिए वो कुछ ऐसा बोल देती कि लोगों को लगता कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको तो हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ लोग ध्यान भी नहीं देते थे, तो इसी तरह से कुछ समय बीत गया। तो एक दिन वहीं रेलवे स्टेशन पर वो जो राजकली जी थीं वो वहीं पर बैठी हुई थीं और हँसकर लड्डू गोपाल जी को देख रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी यहीं पर मेरे सामने तो बैठे हुए हैं, जो कि वहाँ पर लड्डू गोपाल जी नहीं थे दोस्तों। उसी ट्रेन से नीचे उतरती हैं निर्मला जी। निर्मला जी कहती हैं कि जब मैं नीचे उतरती हूँ तो मैंने सामने देखा
कि मेरे सामने एक बूढ़ी दादी बैठी हुई हैं, जो बस हँस कर के लड्डू गोपाल जी को कह रही हैं। तो निर्मला जी सोचती हैं कि मुझे उनको देख कर के लगा कि जैसे वो मुझे हँस के बुला रही हैं, तो मैं भी उनसे हँस के मैंने कहा, "दादी, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं?" तो दादी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी ना उसी ट्रेन में बैठे हुए हैं बेटा, जा कर के ढूँढ कर ले आओ ना मेरे कान्हा को। मैंने उनसे बड़ा ही मैं ये बात सुन कर के मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा। मैंने कहा, क्या? कौन से लड्डू गोपाल जी? तो कहती हैं, बेटा मैंने ना इसी पे लड्डू गोपाल जी को छोड़ दिया है। मेरे बेटे ने कहा कि घर मत लाना और मैं उनको यहीं पर छोड़कर चली गई अपने बेटे के कहने पर। इसीलिए मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे खो गए हैं। तुम उनको ढूँढ कर ला दोगी क्या? निर्मला जी कहती हैं, ये बात सुन कर के मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैं उनको अपने घर लेकर आई, क्योंकि वो मेरे पीछे इतना ज़्यादा पड़ गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी को लेकर आओ, लेकर आओ। फिर मैं उनको अपने घर लेकर आई। मैं उनको अपने घर लेकर आई, मैंने उनको डॉक्टर को सबसे पहले दिखाया, क्योंकि वो एक ही बात बार-बार रटे जा रही थी। डॉक्टर्स को दिखाया, उनको उन्होंने ब डॉक्टर्स ने बताया कि बिना खाए-पिए इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो कहती 15 दिन मैंने इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद इनकी थोड़ी-सी दिमागी स्थिति ठीक हुई, तो मैंने इनसे सारी बातें पूछी, शुरू से लेकर के अंत तक कि कैसे आपके साथ क्या-क्या हुआ। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई कि कैसे मैंने अपने बच्चों की गलत हरकतों की वजह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़ दिया ट्रेन में। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए, मुझे आज तक नहीं पता। फिर मैंने उनसे कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लड्डू गोपाल जी जहाँ कहीं भी होंगे ना, वो आपके पास एक दिन ज़रूर आएँगे। आप देखिएगा, आपके पास ज़रूर आएँगे, बस आप धैर्य रखिए। आप उनको अपना बेटा मानती हैं ना? कहती हैं ना कि वो बेटा है, तो बेटा माँ से कितने दिन दूर रहेगा? शायद वो आपसे गुस्सा हो गए हैं। आपको पता है, जब बेटा गुस्सा हो जाता है तो माँ से दूर चला जाता है ना गुस्से में। तो वो कहती हैं, हाँ। तो बस वो कहती हैं कि बस बेटा थोड़े दिन के लिए दूर गया है, वो एक दिन आपसे ज़रूर मिलेगा और आप देखिएगा, मैं लेकर आऊँगी अपने बेटे को, आपके बेटे को आपसे मिलाने के लिए। फिर निर्मला कहती हैं कि कुछ समय बीत गया, 5 से 6 महीने बीत गए, मैं उनकी सेवा करती रही, मैं उनको अपने पास रखी रही। लेकिन बस उनको जैसे दिमागी हालत तो उनकी ठीक नहीं ही थी, बस वो एक ही बात रटती कि मेरे लड्डू गोपाल जी आए? बेटा तुमने कहा था ना कि वो मुझसे नाराज़ हैं, वो आ जाएँगे। तो निर्मला कहती कि मैं एक लड्डू गोपाल जी को मैंने खरीदा। खरीदने के बाद एक विग्रह को लिया मैंने, फिर उसके बाद मैं ले जाकर उनको मैंने दिया। देने के बाद मैंने जैसे ही उनको दिया ना, तो वो उनको देख कर के कहती हैं, नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, ये तो तुम खरीद कर के लाई हो ना। मेरे कान्हा ना तो बहुत सुंदर हैं, वो मुझे देखते ही पहचान जाएँगे, ये तो मेरे कन्हैया नहीं हैं। तो ये चीज़ निर्मला कहती हैं कि जो जो बूढ़ी दादी, जो राजकली जी, जिनको किसी चीज़ की सुध नहीं है, खाने-पीने की, अपने आप की सुध नहीं है, वो कान्हा जी, दूसरे कान्हा जी के विग्रह को कैसे कह रही हैं कि वो उनके कान्हा जी नहीं हैं? उनके कान्हा जी वो कैसे कह सकती हैं? क्योंकि जिसको अपने घर का पता नहीं मालूम, अपने बेटे का पता नहीं मालूम था और उनका नंबर तक नहीं पता था उनको, बस उन्होंने बातें जो याद की थी, उन्होंने मुझे बताई सारी चीज़ें। जब उनको ये सब चीज़ों का कोई फ़र्क ही नहीं था, तो वो कैसे लड्डू गोपाल जी को कह रही हैं कि उनके लड्डू गोपाल जी हैं नहीं, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जी उनकी आँखों में बसे हुए थे। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि मैंने उनको अपने पास रखा, मैंने उनको लड्डू गोपाल जी ज़बरदस्ती दिए। मैंने कहा कि इनको रख लो और जब इनको तुम पूजा करोगी ना, तो वो वाले आपके जो बेटे हैं ना, वो भी जल्दी आएँगे। ये सुन कर के उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी की सेवा वो करने क्या लगी, वो उनको अपने पास सीने से लगाए बैठी रहती थी और हमेशा कहती थी, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ बेटा, वो आएँगे ना मेरे कान्हा, मैंने ना उनको ट्रेन में छोड़ दिया था। ये वो निर्मला कहती हैं कि जब उनकी मैं ये बातें सुनती हूँ ना, मेरी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं, मैं रोने लगती हूँ उनके सामने ही कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। निर्मला कहती हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं इस दुनिया में, मैं उन्हीं की जगह पर मुरादाबाद में जॉब पर लगी हुई हूँ अपने हस्बैंड की जगह पर। तो वो नहीं हैं और मेरा आगे-पीछे भी कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं उनको अपनी माँ मानकर उनकी सेवा करती हूँ और आज भी मैं उनकी राजकली जी की मैं उनकी सेवा करती हूँ, आज भी वो मेरे पास हैं, रहती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे पास हैं वो, आज भी मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, बड़े मन से करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे वो मेरी ही माँ हैं। लड्डू गोपाल जी के बारे में मैंने बहुत पता लगवाया कि वो उनके लड्डू गोपाल जी कहाँ पर जो ट्रेन में थे, छूट गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था, क्या हुआ था ये तो वही जाने। तो वो कहाँ पर चले गए, लेकिन जो है आज तक उनके बारे में नहीं पता चला, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हैं, कोई भी कौन पाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता चला। तो वो कहती हैं कि वो कहाँ चले गए ये पता नहीं, मैंने उनको दिया है लड्डू गोपाल जी, वो सेवा करती हैं। मैं तो सेवा नहीं करती लड्डू गोपाल जी की, लेकिन उनके चमत्कार, उनकी इस तरह की भक्ति देख कर के ना मेरा भी मन
बिल्कुल व्याकुल हो उठा था उनके गोपाल जी की सेवा करने के लिए। तो जो गोपाल जी मैंने उनको दिए थे, मैंने ही उनकी खुद की सेवा करना शुरू कर दी। मैं उनकी सेवा आज भी करती हूँ, आज भी मन से उनकी सेवा करती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि लड्डू गोपाल जी कहीं भी होंगे ना, तो वो अपनी मैया को दर्शन देने के लिए ज़रूर आएँगे, चाहे वो उनके अंत समय में ही आएँ, लेकिन वो ज़रूर आएँगे, ये मेरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा निर्मला जी ने कि उन्होंने मतलब वो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अगर उनके साथ अगर फिर से दोबारा से कोई ऐसी लीला घटित होती है, उनके लड्डू गोपाल जी उनके पास आते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी ये बातें। तो उन्होंने मुझसे इतनी ही घटना दोस्तों शेयर करी, तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक भक्त की कहानी कि एक भक्त कैसे अपने लड्डू गोपाल जी के प्रेम में पागल हो जाता है। तो आज की थी ये लीला कथा और बच्चे जो हैं आज सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं आज के जनरेशन के। तो दोस्तों बहुत ही दुखद दर्दनाक घटना थी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, उनके बच्चों ने बहुत बुरा किया। तो चलिए आज की लीला कथा यहीं तक थी। मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।